हाँ जी बेटा। तो जीएसटी पे सेकंड एमसीक्यू देखते हैं, केस स्टडी बेस्ड किस लेवल का है चेक करते हैं। मिस्टर कुमार स्टार्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, इंटीरियर डिजाइनर का काम स्टार्ट किया। हिज टर्नओवर अप टू द मंथ ऑफ मार्च वाज 1250। ऑन 30 जून हिज टर्नओवर exceed 20 lakh and reached 20 lakh 5,000. Mr. Kumar applied for GST registration एज रेगुलर टैक्स पेयर। कॉम्पोजिशन ही रेगुलर में गया 15 जुलाई को और रजिस्ट्रेशन उसे 25 जुलाई को मिल गई। आप देख सकते हैं जो टर्नओवर है वो आपका बढ़ रहा है 20 लाख रुपए से बढ़ के 20 लाख 5,000 हो गया 30 जून को, और मिस्टर कुमार ने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। अब नेचुरल हम यही मान के चल रहे हैं कि ये 30 जून जो है तो ये इस फाइनेंशियल ईयर के एंगल से ही बोल रहे हैं कि अब वो मंथ ऑफ जनवरी और टर्नओवर अप टू द मंथ ऑफ मार्च वो वहाँ क्लोज हो गया। ये अगला फाइनेंशियल ईयर है जो अप्रैल से जून तक का टाइम है। ठीक है जी, ये समझ के चल रहे हैं हम। 20 लाख रुपए, फिर वो 20 लाख 5,000 हो गया, और इसने 30 जून को ऐसा बताया है। अब आपको पता है जब टर्नओवर ऐसे एक्सीड हो जाए तो आपको 30 दिन के अंदर अप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो भाई ने अप्लाई तो ठीक टाइम में कर ही दिया है। आरसी आ भी गया 25 जुलाई को, रजिस्ट्रेशन मिल गई है। 16 जुलाई को कोई काम उसे मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है फॉर डिजाइनिंग द फ्लैट ऑफ मिस्टर श्याम। ये सर्विस वो 22 जुलाई को खत्म कर देता, कंप्लीट कर देता, और मिस्टर कुमार इशूड एन इनवॉइस ऑन द सेम डे। फिर मिस्टर कुमार परचेज कैपिटल गुड्स। फिर 25 से लेकर 31 जुलाई तक कई सर्विसेज वो अवेल करता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, सारी बातें हम करेंगे। 1 अगस्त को मिस्टर कुमार गॉट अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग मिस्टर राम से। एक्सेप्टेड ऑन दिस, सर्विस यहाँ कंप्लीट, इनवॉइस इस दिन इशू, पेमेंट यहाँ आ रही है। सारी वैल्यू बिना टैक्स के हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। मिस्टर कुमार मेक्स ओनली इंट्रास्ट रेट, तो आईजीएसटी नहीं रहेगा आउटवर्ड सप्लाईज में। ऑल परचेज और ऑल्सो इंट्रा, तो उसमें भी आईजीएसटी नहीं आएगा। रेट ऑफ टैक्स वही स्टैंडर्ड 9%। कहता बेटा जी ये बता दो इफेक्टिव डेट और रजिस्ट्रेशन क्या है। सर जिन बंदों को पता है कि अगर आप जिस दिन से आप लायबल हो रहे हैं उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दें, फिर इफेक्टिव डेट और रजिस्ट्रेशन यही होती है। ठीक है, तो इसका आंसर तो 30 जून ही बनना चाहिए। आंसर मैं आपको एक बार यहाँ से दिखा के फिर इसका बैकग्राउंड लॉ जो है वो पढ़ा देता हूँ। सर सेकंड पार्ट का ਜਿਹੜਾ आंसर है वो ए ही है, वो आप अच्छे से यहाँ देख सकते हैं। ठीक है सर, सेकंड क्वेश्चन पार्ट 1 का आंसर ए। ठीक सर, बैकग्राउंड लॉ थोड़ा पढ़ा दीजिए, बच्चों को अच्छा लगता है उससे। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रूल 10 रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में मिलेगा ये 7.35 पेज पे। वेयर एन एप्लीकेंट सबमिट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। हमारे बंदे ने ऐसा किया, इफेक्टिव डेट विल बी द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। या तो उसी दिन से आप रजिस्टर्ड मान लिए जाएंगे जिस दिन से आपकी लायबिलिटी बनी थी, क्योंकि आपने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया। और अगर आप लेट हो जाते हैं फिर जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगी उस दिन से रजिस्टर्ड माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो पहला पार्ट तो सर एकदम आसान था। हाँ जी बेटा, तो अब हम देखते हैं जी था पार्ट सेकंड। शाम कैन इशू अ रिवाइज टैक्स इनवॉइस टिल। सर ये अब क्या झमेला होता है वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो अब बंदा 30 जून को ही टर्नओवर एक्सीड हो गया उसका, तो उसके बाद वो जीएसटी बिलिंग तो शुरू करेगा ही करेगा क्योंकि उसे जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। पर उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 जुलाई को अप्लाई किया उसने, आरसी आया 25 जुलाई पे। तो इस बीच काफी जो बिलिंग हो गई होती है उसमें प्रॉपर जीएसटी नंबर वगैरह नहीं रहता है, तो उन बंदों को, उन क्लाइंट्स को आपको नया बिल देना पड़ेगा, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। तो इसके लिए सर कहाँ से फिर पता चलेगा कि ये कितने दिन में इशू हो सकता है। देखिए आपसे उसने ये पूछा शाम कैन इशू अ रिवाइज टैक्स इनवॉइस टिल, मतलब कि आप देखिए आपके पास रजिस्ट्रेशन आई है 25 जुलाई को रजिस्ट्रेशन आई है, और आपसे पूछा गया कि भाई ये बता दो कब तक आप नया जो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने का टाइम क्या होगा। ऑब्वियस ये टाइम जब रजिस्ट्रेशन आ गई है वहीं से शुरू होता होगा, पर ऐसे तुक्के तो सर मारने नहीं है, कहीं लिखा होगा इसके बारे में। ये देखिए सर, इनवॉइस के चैप्टर में पेज नंबर 15 पे चले जाना, मिल जाएगा रिवाइज टैक्स इनवॉइस। आओ सर थोड़ा सा पढ़ा दो इन्हें। When issued, every registration person who has been granted registration with effect from date earlier than the date of issuance of RC to him
जैसे हमारे केस में आरसी जो हमें इशू हो रही है वो इशू हो रही है सर 25 जुलाई को, बट रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव है 30 जून से, तो बीच में 25-26 दिन का गैप है। ये लाइन तो हम समझ गए। मे इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस, कहते वो बंदा रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। सच इनवॉइस शेल बी इशूड अगेंस्ट द इनवॉइसेस ऑलरेडी इशूड ड्यूरिंग द सेट पीरियड। ये जो इंटरवेनिंग पीरियड है उसके लिए इशू होंगे। रिवाइज टैक्स इनवॉइस कितनी देर में इशू होगा? शेल बी इशूड विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसके ऊपर रिवाइज इनवॉइस वर्ड प्रोमिनेंटली इंडिकेट करना होगा, स्पष्ट रूप से इंडिकेट करना होगा ताकि दिखाई दे। तो बात तो होगी सर 1 महीने के अंदर। आ जाओ सर, फिर तो टाइम ना और वेस्ट करो। 25 जुलाई आरसी आया, 1 महीना 25 अगस्त आप कह सकते हैं, एप्रोप्रिएट आंसर अगर लेके चले तो सर ये अब आप मुझे यहाँ आंसर्स में दिखा देते तो मैं खुश हो जाऊंगा। सर मेरा फर्स्ट का था ए, ठीक है, सेकंड में मेरा डी पार्ट है, चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है सर। सर उसके बाद इसने थर्ड में पूछा है कि एलिजिबल आईटीसी बता दो कुमार का मंथ ऑफ जुलाई, एलिजिबल आईटीसी मंथ ऑफ जुलाई का। सर मंथ ऑफ जुलाई में मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ कि इसने क्या किया। भाई इसने परचेज किए हैं कैपिटल गुड्स और इसने कुछ अवेल किए हैं सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और सर्विसेज। इन दोनों का जो टोटल बन जाता है 4.5 लाख प्लस 175, 625 का टोटल बन जाता है। क्योंकि उसने पूरे महीने का क्रेडिट पूछा, ये नहीं पूछा कि आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स कितना है, आईटीसी ऑन सर्विसेज कितना है, इनपुट सर्विसेज, पूरा मंथ का पूछा। तो मैं इकट्ठे भी कर सकता हूँ। 625 का कर लीजिए 9%, सर ये आता 56,250। इतना सीजीएसटी इतना एसजीएसटी, देख लीजिए सर ऑप्शन जहां ये मिल जाए वो टिक कर दीजिए। ये सर ये मिल गया, ये वाला सही लग रहा है, सरकार से भी पूछ लीजिए, हमें तो कई बार बहुत चीजें सही लग जाती हैं। थर्ड पार्ट सी आंसर बिल्कुल सही सर। तो यहां तक सर बिल्कुल इवन स्टीवन है। हाँ जी सर। अब कहता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बताओ प्रोवाइडेड बाय मिस्टर कुमार टू मिस्टर राम। अच्छा सर, मिस्टर कुमार वो हैं जो ये इंटीरियर डिजाइनर हैं, उन्होंने राम को सर्विस प्रोवाइड की थी। अच्छा आपने सर राम का पूछा या शाम का? अच्छा 2 बंदे हैं ना, ध्यान रखना। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर कुमार टू मिस्टर राम, ध्यान से, क्योंकि पहली सर्विस शाम को दी गई थी। नहीं सर वो वाला नहीं कह रहा, वो ये वाला कह रहा है सर। 1 अगस्त मिस्टर कुमार गोट ए कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम राम, ठीक है, एक्सेप्टेंस यहाँ हुई, ठीक है, सर्विस यहाँ कंप्लीट हो गई, इनवॉइस यहाँ इशू हो गया, पेमेंट यहाँ मिल गई। सर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात हो रही है, जे तो आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो रिवीजन लगाना उससे भी बढ़िया बात होती है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की रिवीजन में ले चलते हैं बच्चों को। ये रहा जी टाइम ऑफ सप्लाई, ये रहा, लीजिए सर। टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मल केस में, फॉरवर्ड चार्ज के केस में देखिए क्या कहता है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, time of supply of service where supplier is liable to pay tax under forward charge, section 13(2) read with section 31, rule 47. For supply of service on which supplier is liable to pay tax, the time of supply will be earlier of the following 2 dates, A and B, whichever is earlier. अब देखते जाएं, डेट ए क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट whichever is earlier if the invoice is issued within the time prescribed under section 31. देख रहे हो क्या कह रहा है? कहता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन विच सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ द डेट्स अराइव्ड एट मेथड ए और बी एज फॉलो, ठीक है जी। तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट whichever इज अर्लियर, इनवॉइस की डेट तभी गिनी जाएगी अगर आपका इनवॉइस इशू हो रहा है विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31। फिर लिखा है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ द सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, अगर इनवॉइस ना इशू हुआ विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31। तो इसका मतलब क्या है, पहले वो कह रहा है इनवॉइस डेट और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, कहता है पर इनवॉइस डेट तभी देखूंगा बेटा, इसको ए और बी ये वो कुछ नहीं बनाने की जरूरत, बस आप ऐसे ले डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट
विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस तभी सही मानी जाएगी अगर वो ठीक टाइम में इशू हुआ है, नहीं तो फिर क्या देख लेंगे, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट और सीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब फर्स्ट वी विल हैव टू चेक कि क्या हमने इनवॉइस सही समय में इशू किया। सर अब इनवॉइस का टाइम भी बता ही दो बच्चों को, जब रिवीजन करा ही रहे हो तो सेक्शन 31 कौन सा दूर है। सर ये आ गया, टाइम लिमिट फॉर द इशुएंस ऑफ इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर दिस सेक्शन रेड विद रूल 47। टैक्स इनवॉइस नीड टू बी इशूड इधर बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस और विद इन 30 days, विद इन 30 days, और 45 ना पढ़ना, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। 45 किसके केस में है, इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग्स और ये सारा। अब सर आप अपने वाले में देखो, केस में घुसो जरा, वहां आपने बिल कब इशू किया। सर देखो जी, यहाँ आपका जो सर्विस है वो कंप्लीट हो गया था 6 अगस्त को, इनवॉइस आपने 7 अगस्त को दे दिया है, पेमेंट आपकी आ गई 29 अगस्त को। तो सर ये इनवॉइस तो आपका ठीक टाइम पे इशू हुआ लगता है। बिल्कुल सर, साथ साथ ही है, 7 और 29 विच एवर इज अर्लियर कर लो। सर 7 अगस्त बनता, क्या 7 अगस्त ऑप्शन में है, चेक कीजिए। सर 7 अगस्त ऑप्शन में है ए, तो इस पे लगेगा टिक। अब इंस्टीट्यूट के साथ चेक कीजिए। सर आंसर वाला पीडीएफ देखें, 4th का ए ही दिया हुआ, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। इस तरीके से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लॉ आपने पढ़ा हुआ, बस इन क्वेश्चंस के जरिए उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। अब कहते हैं इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर रेगुलर स्कीम, मतलब रेगुलर रजिस्ट्रेशन के बजाय अगर मिस्टर कुमार ऑप्ट कर लेते 10(2)(a) के लिए। इस पे बड़ी क्वेरीज आती हैं आजकल की, 10(2)(a) क्या है। सर कुछ नहीं है, ये आप एक नोटिफिकेशन के नाम से इसे पढ़ते होते थे पहले, मैं ये दिखा देता हूँ। ये जो आपको याद होगा कि सर्विस वालों के लिए आई थी कॉम्पोजिशन स्कीम, सर्विस वाले भी कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हैं, वो एक नोटिफिकेशन के जरिए हम पढ़ते थे, जिसे हम कहते थे नोटिफिकेशन नंबर 2 2019 डेटेड दिस, याद है, नोटिफिकेशन के जरिए चल रही थी। अब उधर सेक्शन आ चुका है 10(2)(a। 10(2)(a) इज बेसिकली ये वाला नोटिफिकेशन एक तरह से उसने अपने अंदर संभाल लिया, प्रॉपर सेक्शन आ गया है, ठीक है, सर्विस वालों के लिए। ये आपने पढ़ा हुआ सारा, बहुत मैंने आपको रिपीट भी लगवाया हुआ पढ़ाते वक्त कि 50 लाख तक हो तो 3% इफेक्टिवली 6% हो सकता है, टर्नओवर आपका 50 लाख तक की रहेगा, ठीक है। फिर यदि काफ़ी कंडीशंस हैं। अब भाई उसने ये पूछा कि अगर हमारा ये बंदा रेगुलर के बजाय इधर आ जाता ये वाले में, तो उसका मंथ ऑफ जुलाई का क्या लायबिलिटी बनता, देख देते हैं सर। जुलाई में पर्टिकुलरली आपकी आउटपुट सर्विस हमें देखनी होगी। सर 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 मिस्टर कुमार पे, मिस्टर कुमार ने इशू किया था इनवॉइस शाम पे जुलाई में 6 लाख रुपए का। सर पक्का कर लो पहले, और नहीं बीच में कोई आना चाहिए। हाँ जी सर यही है 6 लाख रुपए, ये देख लो आप अच्छे से, ये देख रहे हो ना 6 लाख रुपए। वो अगस्त वाले काम कुम तो छोड़ ही दो ना, जुलाई की बात हो रही है। अब 3% लगा दो इस पे, फिर 18,000 चेक कर रहे हो, 6% है ना टोटल, तो 3% ही लगाएंगे। चेक कीजिए सर इस MCQ का भी। सर 5th इज सी, चेक, यस सर। तो इस तरीके से है सर। तो जो नोटिफिकेशन नंबर के जरिए हम करते थे उसी जगह अब हो गया सेक्शन नोटिफाई, वही 10(2)(a उसे ही कहते हैं। तो कोई घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है जी। कोई इतनी कोई मेजर कोई बड़ी अमेंडमेंट नहीं है, जो उसके अंदर लिखा हो तो वही इसमें बस 10(2)(a में चला गया है सारा, ध्यान ये रखना, ठीक है जी सर जी। ओके डन है। तो ये सेकंड वाला जी हो गया आपका। अब इसके बाद आगे जड़े हैं वो छोटे छोटे हैं, मतलब जिनके अंदर शायद एक एक क्वेश्चन ही उन्होंने पूछना है, तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे ही करवा दूं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कवर करते हैं।